नमस्कार। मैं आज आपको बीए पाठ प्रथम में भौतिक भूगोल में पैंक के अपरदन चक्र की संकल्पना के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, पैंक अमेरिका के खिलाफ अपना जो अपरदन चक्र लाए थे। ये जो पैंक महोदय हैं जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने डेविस के समय आधारित भौगोलिक चक्र की संकल्पना को अस्वीकार करके अपनी दलील पेश करते हुए स्थल रूपों के विकास के नए मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे मार्फोलॉजिकल सिस्टम या मार्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। पैंक के मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास एवं उसके कारणों की संकल्पना करना था। दूसरे शब्दों में, पैंक स्थल रूपों की विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना चाहते थे। पैंक के मॉडल का प्रमुख संदर्भ तंत्र यह है कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषताएं वहां की विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष की स्थलाकृति विशेषताओं के आधार पर उस क्षेत्र में विवर्तनिक संचलन के विकास एवं उसके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर के समय स्वतंत्र होता है। किसी क्षेत्र विशेष में स्थल रूपों की विशेषताएं इसी प्रकार अंतर्जात बलों की तीव्रता एवं पदार्थों की बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा विस्थापन, अपरदन तथा परिवहन के अनुपात में की परिचायक होती है। ज्ञातव्य है कि पैंक विश्व के सबसे अधिक गलत समझे गए वो आकृतिक विज्ञानवेत्ता है, क्योंकि दुरूह जर्मन भाषा में इनके विचारों के प्रकाशन के कारण पैंक के भूआकृतिक विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। परिणाम स्वरूप कई भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। अभी तक यह भी निश्चित नहीं हो सका है कि पैंक ने अपने भूआकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया या नहीं किया। पैंक ने अपने सिद्धांत में संबंध में डेविस की चक्रीय संकल्पना को नज़रअंदाज करते हुए जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया। अवस्था के स्थान पर पैंक ने एंटीवुकुलम नामावली प्रयोग में लाई, जिसका तात्पर्य होता है विकास। इस तरह पैंक ने तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर क्रम से आपस्ती जिंटे इंडीवुकुलम बढ़ती दर से विकास, ग्लीक फार्मिंग इंटीवुकुलम समान दर से विकास एवं आबस्ती जिंडे इंटीवुकुलम घटती दर से विकास नामावली का प्रयोग किया। उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए पैंक ने ट्राइमरम नामावली का प्रयोग किया। यह स्थलखंड आकृति विहीन समतल प्राय धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है। पैंक के अनुसार स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपरदन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। स्थल रूपों के विकास में समय की कोई भूमिका नहीं होती है। स्थल रूपों का विकास अपरदन चक्र, यद्यपि पैंक ने चक्र शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है। प्राइमरम में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है एवं प्राइमरम का उत्थान विभिन्न दरों से समाप्ति पर संपादित होता है। प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है तथा इसके उत्थान की अवधि लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से तथा बाद में समान दर से उत्थान होता है और अंत में घटती दर से उत्थान होता है। अंततः उत्थान समाप्त हो जाता है। इस दौरान स्थल रूपों का विकास निम्न प्रावस्थाओं से होकर के गुजरता है। नंबर 1, आपस्ती जिंडे इंटीवुकुलम। इसका तात्पर्य होता है स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की प्रावस्था। प्रारंभ में स्थलखंड में मंद गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग, ढाल, प्रवाह वेग, गतिक ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियाँ तीव्र गति से घाटी गर्तन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती हैं, परंतु घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है, अर्थात निम्नवर्ती अपरदन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। इस तरह लगातार निम्नवर्ती अपरदन तथा घाटी गर्तन के कारण संकरी तथा गहरी वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। चूँकि घाटी गर्तन की दर उत्थान की दर से कम होती है, अतः निरपेक्ष उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है। इस तरह स्पष्ट है कि जल विभाजकों की
शिखर तथा हिम नदियों की घाटियों की तलों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। नदियों की घाटियों में पार्श्व ढाल उत्तल ढाल वाले होते हैं। प्राइमरम पर अनेक सोपानों का निर्माण हो जाता है। विभिन्न तलों पे विपरीत विकसित इन सोपानों को पीडमेंट ट्रेपिन कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक सोपान का पीडमांट चबूतरा में विकास हो जाता है और इन्हें पेंक ने पीडमेंट फ्लैश का नाम दिया। नंबर 2, क्लीक फार्मिंग इंटीबुकुलम। इसका अर्थ है स्थल रूपों को समान रूप से विकास की अवस्था, उत्थान की दर एवं निम्नीकरण की दर के आधार पर इस अवस्था को 3 उपभागों में बांटा गया है। प्रथम, उत्थान की दर निम्नवर्ती और अपरदन अधिक होगा। ब, उत्थान की दर एवं निम्नीकरण दोनों समान होंगे। और से, उत्थान की दर निम्नवर्ती और अपरदन ज़्यादा होगा। अर्थात फर्स्ट अवस्था में उत्थान की दर निम्न है और अपरदन अधिक है, तो इसमें उत्थान पर्वत ऊंचा उठेगा। दूसरी अवस्था में दोनों समान हैं, तो जितना कटा होगा उतना ही बढ़ेगा, उतना ही कटा होगा। और तीसरी अवस्था में उत्थान कम होगा और अपरदन ज़्यादा होगा, जिससे जो पहाड़ी है वो नीचे की ओर कटती हुई चली जाएगी। प्रथम अवस्था में स्थल रूपों में तीव्र गति से विकास की प्रावस्था है। प्रारंभ में स्थल खंड मध्य गति से उत्थान करता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग, ढाल, प्रवाह, वेग, गतिक ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियां तीव्र गति से घाटी गर्तन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती है, परंतु घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है, अर्थात निम्नवर्ती अपरदन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। इस तरह लगातार निम्नवर्ती अपरदन तथा घाटी गर्तन के कारण संकरी तथा गहरी वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। चूंकि घाटी गर्दन की दर उत्थान की दर से कम होती है, अतः निरपेक्ष उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है। इस तरह स्पष्ट है कि जल विभाजकों के शिखर तथा नदियों की घाटियों के तल में निरंतर वृद्धि होती जाती है। ग्लीक फार्मिंग इंटीबुकुलम में समान विकास की प्रावस्था है। उत्थान की दर एवं निम्नीकरण की दर में आधार पर इस प्रावस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर ए, फर्स्ट, इस अवस्था में बढ़ती हुई दर से उत्थान होता है। अब भी निरपेक्ष उच्चावच सागर तल से ऊंचे एवं वृद्धि होती है, क्योंकि उत्थान की दर निम्नवर्ती अपरदन की दर से अधिक होती है। जल विभाजकों के शिखर तथा घाटियों के तलों की ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है, परंतु इस वृद्धि की दर आपस्ती जंडे इंटीबुकुलम की प्रावस्था के दौरान वृद्धि दर से कम होती जाती है। यद्यपि निरपेक्ष उच्चावच अधिकतम होता है, परंतु सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहता है। बे, इस अवस्था में निरंतर निरपेक्ष उच्चावच न तो वृद्धि होती है और न ही उनका ह्रास होता है, वह स्थिर अवस्था में रहती हैं। क्षय अवस्था, स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। शिखर तल की ऊंचाइयां या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगते हैं, क्योंकि उत्थान का अभाव होता है, परंतु शिखर तल पर निम्नीकरण की जारी रहता है, परंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपरदन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपरदन तथा घाटियों का गहरा होने की दर के बराबर होती है। इस कारण से यह अवस्था भी समान विकास की प्रावस्था होती है। आपस्ती जंडे इंटीबुकुलम का अर्थ स्थल रूपों का घटती दर से विकास की प्रावस्था है। घाटियों के पार्श्व ढाल में जब भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है, तब घाटी के पार्श्व ढाल 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग का ढाल खड़ा, जिसे गुरुत्व ढाल या वासचुंगेन कहते हैं। पार्श्व घाटी पार्श्व के निचले भाग को वास ढाल या हल्डेनहेंग कहते हैं। समीपी घाटियों के गुरुत्वाकर्षण ढाल या वासचुंजेन के समानांतर निवर्तन के कारण प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई तेजी से ह्रास होता है। ऊपरी गुरुत्व ढाल में कमी के कारण हल्डेनहेंग में लगातार वृद्धि होती है। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में वासचुंजेन में इतना ह्रास हो जाता है कि वे तीव्र ढाल वाली नुकीली शंकु आकार की पहाड़ियों में बदल जाते हैं। इन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं। डेविस ने जिसे मोनेड ने कहा, उसे पेंक ने इंसेलबर्ग कहा। डेविस ने जिसे पेनीप्लेन या संप्राय मैदान कहा, पेंक ने उसे एंड्रम्ड के नाम से बताया। अंततः इंसेलबर्ग भी समाप्त प्राय हो जाते हैं तथा समस्त स्थलखंड पर अवतल ढाल वाले
हाल्डहेंग वाष्ढाल का विस्तार हो जाता है। आवर्ती झंडे इंटीविकुलम के अंत में उत्पन्न इस तरह की विस्तृत सतह को एंड्रम्ड कहते हैं, जिसे डेविस ने पेनी प्लेन के समकक्ष समझा जा सकता है। थैंक यू।